नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। दोनों देशों के सीमावर्ती लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दोनों तरफ के सैनिक मारे जा रहे हैं और दोनों ही तरफ से सीजफायर उल्लंघन का आरोप भी एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसे महज संयोग ही कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17 साल की मलाला सबसे कम उम्र में यह अवार्ड पाने वाली शख्सियत बनी है। कैलाश सत्यार्थी 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और तब से लेकर अब तक वो लगभग 83,000 के करीब बच्चों को उनका बचपन लौटा चुके हैं। उनके संस्था के साथ करीब 70,000 स्वयंसेवक काम करते हैं। और उधर पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा को लेकर तालिबानी गोली अपने माथे पर खा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों की शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इन दोनों को खबरफास्ट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक शांति स्थापित हो और शांति से पूरी दुनिया आगे चले, आगे बढ़े और मानव हित में ही काम करे। आज चौधर की जंग में हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा की 4 विधानसभाओं के बारे में, जिसमें कलानौर, महम, गढ़ी सांपला, किलोई और इसके अलावा रोहतक विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कलानौर की, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर जोगेंद्र मोर, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद हैं। नौरातामल भटनागर हैं, कुलदीप शर्मा है और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र फोगाट। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलानौर विधानसभा की। कलानौर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 2 बार बीजेपी, 2 बार जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी यहां से जीती है। 2000 में बीजेपी की सरिता नारायण यहां विधायक थी। 2005 में कांग्रेस की करतारी देवी यहां से विधायक चुनी गई और स्वास्थ्य मंत्री बनी। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर शकुंतला खटक यहां से विधायक चुनी गई। आरक्षित विधानसभा कलानौर से कांग्रेस के टिकट पर शकुंतला खटक एक बार फिर चुनावी मैदान में है, तो इनेलो के फकीर चंद बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि चुनावी मैदान में है। लगभग 1,72,000 के करीब मतदाता यहां पर हैं। जाट वोटर के अलावा ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग भी यहां निर्णायक भूमिका में है। आरक्षित हल्का होने के बावजूद भी यहां जाट वोटर का दबदबा रहा है। पिछले कुछ समय से समीकरण बदल रहे हैं और जातिगत आधार के बजाय विकास के आधार पर कैंडिडेट को जीत मिल रही है। ये एक ऐसी तस्वीर है। आपसे जानना चाहूंगा वीरेंद्र, सबसे पहले मैं कलानौर, क्योंकि रोहतक लोकसभा का ये माना जाता है और यहाँ पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री और दीपेंद्र का प्रभाव माना जाता है। वहां पर वोट अभी भी जो मांग रहे हैं वो सिर्फ ये कहकर मांग रहे हैं कि आपको अपना उम्मीदवार नहीं देखना, आप ये समझ के दीजिए कि मैं आपका भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और हुड्डा साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज जिन विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, इन चारों क्षेत्रों के बारे में बात करके हम आपका जो शीर्षक है आपके प्रोग्राम का चौधर की जंग, वो बड़ा मतलब जो है सटीक बैठता है। हाँ। क्योंकि देखिए, हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार है उसके मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा है 2005 से। बिल्कुल। तो एक मायने में अगर इसको गलत तरीके से ना लिया जाए तो चौधर वो रोहतक में है और ये रोहतक लोकसभा के ही 4 इलाके हैं। और कलानौर के बारे में बात करें, भले ही रिजर्व्ड इलाका है, एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन इसमें लगभग 50,000 वोट रोहतक नगर निगम यानी कि शहर जो मुख्यमंत्री का गृह नगर है, हाँ। रोहतक में ही रहते हैं, हाँ। वो भी आता है। तो यहाँ जो है ये बड़ा दिलचस्प है कि 50,000 वोटें यहाँ जो है रोहतक शहर में लगभग कलानौर क्षेत्र की पड़ती हैं। तो रोहतक भी जो है इसकी भूमिका तय करने में कि कौन कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा एक बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करता है। हाँ। कलानौर मतलब 1/3 लगभग आप वोट का लगा लीजिए, बिल्कुल वो रोहतक में। हाँ, वो जो खोखरा कोट का क्षेत्र है लगभग वो पूरा का पूरा नहीं, 1, 2, 3, 4 वार्ड है जो नगर निगम के, वहां लगभग 49,000 के करीब वोट है। अच्छा देखिए, कलानौर में अब की बार क्या है कि शहरी क्षेत्र है, 4 वार्ड तो रोहतक के जो नगर निगम में आते हैं कलानौर के, वहां से शकुंतला खटक जी विधायक है। वो पिछली बार मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर या उनके प्रचार से कि भाई उनको मजबूती देने के लिए 2009 में लोगों ने दब के वोट दिया और वो आराम से जीत गई। लेकिन अब की बार देखिए एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है, क्योंकि उनके बारे में एक धारणा ये रही है कि वो लोगों के बीच में ज्यादा नहीं गई। शहर में तो कुछ अपनी विशेष जिस जाति से वो आती हैं, बस उसी में उनके प्रोग्राम्स में जाने का, या सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम हो उसमें चली गई। व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ने में जुड़ाव को लेके उनके ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। तो यहाँ जो है चुनाव, अब राम अवतार वाल्मीकि वो भी रोहतक में ही सर्विस करते हैं, बिल्कुल, तो वो भी यहाँ से जो है कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये लगातार रोहतक में जो है काफी 7 बार, जैसे मंगल सेन जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुए हैं हरियाणा में, बिल्कुल वो यहाँ से जीते हैं। और पंजाबी बाहुल्य इलाका या
वैश्य लगा लीजिए या व्यापारी वर्ग है, भाजपा काफी यहाँ रोहतक में बैठ रही है, तो उनके लिए भी जो है एक चुनौती है कि क्या वो अब की बार मुख्यमंत्री के विकास के नारे को या चौधरी के नारे को कितनी चुनौती दे पाएंगे। तो मतलब इसमें दोनों चीजें हैं कि भाई जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन विकास के नाम पर भी जो है हुड्डा जी के नाम पर भी लोग वोट करेंगे, तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। सही मायने में देखा जाए तो यही वो क्षेत्र है जो हुड्डा साहब की जो और रोहतक की जो चौधर है वो कहीं ना कहीं बचा पाने में समर्थ हो सकते हैं, ये वो क्षेत्र हैं। नुरातमल, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं आप कलानौर विधानसभा की स्थिति को? कलानौर विधानसभा की स्थिति जो है, जैसा भी वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि 4 नगर निगम के वार्ड हैं, उन 4 नगर निगम के वार्डों में मेयर रेनू डावला भी वार्ड नंबर 4 से है। वार्ड नंबर 3 से सुशीला इंदौरा जी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इससे चुनाव से पहले कांग्रेस में थी। ठीक है। वार्ड नंबर 2 से ममता रानी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो पहले कांग्रेस में थी। अब इन 4 वार्डों में से 2 एमसी रह गए, एक तो वार्ड नंबर 1 से राजवीर सैनी जी और दूसरे मेयर रेनू डावला जी। अब ये रोहतक शहर के जो 50,000 वोटर्स हैं, उनके अंदर ये दोनों और वो जो नए बीजेपी में आगंतुक हुए अभी समय, ममता रानी जी और सुशीला इंदौरा जी, वो इन दोनों के भी आपस में एक टक्कर रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी मेयर का सिर्फ कांग्रेस में एक ही रह गई है, दलित महिला रेनू डावला जी, और नगर आने वाले उसमें समय में नगर निगम के भी हलचल रहेगी, क्योंकि तीनों के तीनों अनुसूचित जाति महिलाएं नगर निगम रोहतक की जो हैं मेंबर्स हैं, वो सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। तो वो जो 50,000 वोटर है, या ये जो अभी खोखरा कोट वाला जो एरिया है, उसको रेगुलराइज करने का, या जो आर्किटेक्ट विभाग, पुरातत्व विभाग से जो उन्होंने परमिशन ली है कि यहाँ पर आप जनता जो रह रही है उनको पब्लिक फैसिलिटीज दे, अब उसको कांग्रेस कितना एक्सप्लोर कर सकती है अपने फेवर के अंदर। कुछ दिन पहले अनाउंस भी कर दिया कि इसको कर दिया जाएगा, उसके टेंडर्स भी हो चुके हैं और सभी, लेकिन वो अभी काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा, ये कितना असर आप देखते हैं नुरातमल, क्योंकि बार बार ना खोखरा कोट का मुद्दा तो उठता ही रहा है, हर बार वो मुद्दा उठा है, और पिछले दिनों भी लोगों ने कहा था कि अगर चुनाव से पहले इसको वैध कर दिया जाता है तो हम सरकार के साथ हैं, पिछले चुनाव में यही होता, अन्यथा हम कहीं और जाने। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वादा भी ये था कि खोखरा कोट को वैध कर देंगे, आज उन्होंने उसको वैध कर, मतलब खोखरा कोट पूरा वैध नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल्ड एरिया करके उसको वहां पे डेवलपमेंट्स की जो स्कीम्स है, सड़क बनानी है, सीवरेज देनी है, पानी देना है, बिजली देना है, जो वहां पर सुविधाएं, जन सुविधाएं नहीं है, उन जन सुविधाओं की परमिशन उन्होंने पुरातत्व विभाग से ले लिया और उस पर कार्य चालू है। अब कांग्रेस उसको, उस वोट बैंक को जो उस वार्ड के अंदर 15 से 20,000 है, उसको किस तरह से अपने फेवर में डाल पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और उसके साथ ही वार्ड नंबर 1 जो नेहरू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, सैनी आनंदपुरा है, वो एरिया, वहां से कांग्रेस है, राजवीर सैनी जी हैं, वो एक अच्छा अपना नगर निगम के उस क्षेत्र के अंदर, जनता के अंदर उनकी एक अच्छी पकड़ है। अब ये दोनों के दोनों कितना वोट बैंक दिलवा पाते हैं कांग्रेस को, ये देखने वाली। राम अवतार जी मैं माफ कीजिए, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, हम थोड़ा सा शायद रोहतक है, इस वजह से रोहतक में जो वार्ड पड़ते हैं उसको लेके ज्यादा मतलब डिस्कशन शुरू हो गया, लेकिन कलानौर में 39 गाँव भी लगभग आते हैं, और एक कलानौर का प्रॉपर क्षेत्र भी है, वहां से भी वोटर्स हैं। तो रोहतक का कुछ इलाका और कलानौर का अपना इलाका, जो 39 गांव वहां से हैं, और प्लस कलानौर शहर, वहां जैसे इनेलो से फकीर चंद हैं, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो है करतारी देवी के भाई हैं, वो भी अलग इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और राम अवतार वाल्मीकि, वो भी जो है लगातार पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन लगातार सक्रिय हैं वहां। और इधर से जो है शकुंतला खट्टक जी दोबारा विधायक जो है वो मैदान में है, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ। कुलदीप, आप किस तरीके से पूरी स्थिति को देख रहे हैं? क्या कलानौर में कांग्रेस को टक्कर वाकई मिल सकती है क्या? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है, तो वो कितना नुकसान कर सकती है कांग्रेस को? देखिए अरुण जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस इलाके में, मुझे लगता है कि है ही नहीं, जो मेरा मत है। क्या है, देखिए यहाँ पे जो मेन लोग लड़ रहे हैं, जिसमें अभी फोगाट साहब ने बोला कि फकीर चंद जी जो हैं, उनकी बहन स्वर्गीय करतार देवी उस इलाके में काफ़ी जो है वो पॉपुलर थी और उन्होंने काफ़ी काम भी किया। और अगर वहाँ पे धरातल पे जाके देखें तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ वहाँ पे है। पहली चीज़ ये, अब वो इनेलो से है, तो हम ये देखेंगे इनेलो का कार्डर और उनके पुराने वोट, जो उनके पुराने वोट हैं, वो जो वोट जो उनको हमेशा से वोट करते रहे व्यक्तिगत तौर पर, वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ेंगे। दूसरी चीज, एक और यहाँ पे कांग्रेस के रेबल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जय हिंद कलिंगा, वो पिछले चुनाव में भी सीट अपनी जो टिकट के दावेदार थे, और अब की बार भी वो दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जहां तक बात है रोहतक शहर के वार्ड्स की, जो हमारे सभी पैनलिस्ट ने बताया, वहां पे लोगों का मत अलग अलग है।
हम सभी कहते हैं बीजेपी जो है शहरी एक पार्टी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान मोदी की तरफ भी है। और अगर हम कलानौर मेन जाके बात करेंगे तो वहां पे जो फाइट है वो मुझे लगता है कि असली फाइट जो बीजेपी के कैंडिडेट और इनेलो के कैंडिडेट के बीच में है, और उसमें भी मुझे लगता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट वहां पे है मिस्टर वाल्मीकि, वो काफी वहां पे ग्राउंड वर्क करते रहे पिछले चुनाव में जब वो हारे थे तब से लेकर आज तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो वाल्मीकि जी का भारी है, क्योंकि कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है, जैसे वीरेंद्र जी ने बोला कि तीसरे नंबर पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। कारण है कि वहां की जो विधायिका थी वो उतना ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं हुई पिछले 5 सालों में, और इसकी नाराजगी जो है लोगों में बहुत है, क्योंकि एक तो ये तो बात है ही, क्योंकि विधायिका के प्रति नाराजगी तो है लोगों में और सीधे तौर पर है। क्या ये ज्यादा इफेक्ट करेगी, या फिर मुख्यमंत्री और दीपेंद्र जी का जो चुनाव प्रचार का तरीका है, वहां जाकर के इमोशनल कार्ड वो खेल रहे हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये चुनाव इनका नहीं, ये हमारा चुनाव है, आप ये सोचकर वोट दीजिए कि यहाँ से मुख्यमंत्री हुड्डा बनने जा रहे हैं। कितना असर दोनों में से बात डालें? अरुण जी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पहले भी हम टीवी चैनल पर ये बात चर्चा कर चुके हैं कि आज हरियाणा में कोई प्रदेश का नेता रहा नहीं है, अक्षेत्र के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और अक्षेत्रवाद पूर्ण रूप से प्रभावी दिखाई दे रहा है कहीं कहीं। वो पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम ये कह दें कि अक्षेत्रवाद बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेगा, और मुख्यमंत्री और दीपेंद्र जिस ढंग से वोट मांग रहे हैं कि आप हमें देख के वोट दीजिए, ये प्रभाव रहेगा, एक बात। दूसरी बात जो मतलब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प देखने की बात है, जो पिछले चुनाव में फकीरचंद जिस जाति से आते हैं एससी में, फकीरचंद जी जिस जाति से आते हैं उस जाति के एससी में सबसे ज्यादा वोट है कलानौर के अंदर। और फकीरचंद, अब ये हो सकता है कि जब भारतीय राजनीति में या खासकर हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरणों पर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़े जाते हैं, फकीरचंद जी की जाति विशेष से वो जिस जाति से आते हैं उसकी सबसे ज्यादा वोट कलानौर में है। दूसरी बात, फकीरचंद का पैतृक गांव करौथा है। अगर कहीं ना कहीं ये बात इमोशनली चल जाती है, करौथा है, उसके आसपास के गांव इस बात से प्रभावित हो जाते हैं, तो फकीरचंद की विशेष जाति, फकीरचंद का पैतृक गांव और इनेलो का परंपरागत वोट एक खास जाति के अंदर, ये फकीरचंद को फायदा होने लगा। यहाँ पर इनको ये फायदा होने लगा। ठीक है। अब अक्षेत्रवाद प्रभावी रहता है, अक्षेत्रवाद प्रभावी रहता है और मुख्यमंत्री जी का कार्ड चल जाता है, चलता है, तो शकुंतला खट्टक को ये लोग वोट दे रहे हैं। वो पहले भी शकुंतला खट्टक को वोट नहीं दी थी, कलानौर में पहले भी शकुंतला खट्टक को वोट नहीं थी, और दीपेंद्र जी भी कह रहे हैं और जैसे भूपेंद्र मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं इस बात से भी, आप मेरे से जुड़िए सीधा, मेरे सीधे से आप लोगों से सीधे संबंध है, आप सीधे मेरे पास आइए, कहीं ना कहीं ये इमोशनली हो जाए। दूसरी बात, जिस जगह से केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है और एक होती है कि लहर की बात होती है, जब केंद्र में सरकार होती है तो अवश्यंभावी है कि उसका प्रभाव रहे इस ढंग से, और जो जातीय समीकरणों का जिस तरह से हल्का कलानौर हल्का है, तो यहाँ पर हम बीजेपी को भी किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते। तो मेरे विचार से मैं इस मुकाबले को तिकोना मुकाबला देख के आप इसमें कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इनेलो और बीजेपी में टक्कर देखी जा रही है, या इनेलो और कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है, बड़ी मुश्किल का काम है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे किसी को भी अप और डाउन करना बड़ी मुश्किल की बात है। तीनों ही टक्कर तीनों मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, और अगर जयंत कलिंगा कितना यहाँ समीकरण, जयंत के साथ एक है कि उसका जो पैतृक गांव था वो दूसरे हल्के में चला गया है, वो कलानौर हल्के में नहीं है, भवानी खेड़ा में चला गया, उनका कलिंगा गांव है, जो एक गांव का अपना प्रभाव रहता है हमारे हरियाणा की राजनीति में, गांव का और जो आस पड़ोस के गांव का एक बड़ा प्रभाव है। तो वो ज्यादा कुछ नहीं, वो इतना ज्यादा प्रभाव, हाँ एक इमोशनलिटी हो सकती है। जयंत पहले विकास पार्टी में रहे, तो उसके अपने ठिकाने हो सकते हैं, अपनी जगह हो सकती है, एक अपने रिलेशन हो सकते हैं, तो ये तो नहीं है कि जैन। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर बीएसपी के डॉक्टर अशोक आर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना पैतृक गांव कलानौर हल्के में, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत फैक्टर रहेंगे किसी भी एक चीज को। और मतलब जब हम आकलन कर रहे हैं और इतना क्लोज जब कंटेस्ट होगा ना, तो किसी को अप और डाउन करना बड़ा मुश्किल का काम है। बिल्कुल टाइट, और बहुत जो हार जीत का मार्जिन, अब जैसे क्या होता है कि कोई तीसरे पे चला जाए, 500 वोटों से तीसरे पे चले जाए, मतलब मार्जिन कम हो सकता है, बड़ी मुश्किल है कि और क्या फैक्टर काम कर जाए। तो ये सभी के अंदर एक फैक्टर और काम करेगा कलानौर में कि वाल्मीकि बिरादरी से, वाल्मीकि जाति से 3 कैंडिडेट इस टाइम मैदान में हैं। रामोतार वाल्मीकि जी बीजेपी से हैं, ठीक है, जयंत कलिंगा जी आजाद हैं, और प्रमोद सिंह पुरिया जी हजका से हैं, ठीक है। तो जो वाल्मीकि जाति का वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं डिवीजन होगा, घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात भी कुलदीप संक्षेप में थोड़ा सा फिर आगे बढ़े। देखिए, मुझे लगता है कि जो जोगिंदर जी ने बात कही वो कहीं ना कहीं सही है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, लेकिन हम इसको एक इसकी पैराडाइम को समझे। देखिए, पुराना कलानौर जो है वो कभी से जो है
करतार देवी को वोट करता है और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फकीरचंद जी को मिलेगा। लेकिन हम लोग जो रोहतक का जो आउटर एरिया है उसको नकार नहीं सकते। जैसे वीरेंद्र जी ने बोला कि 50,000 के आसपास वोट है, तो वो जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि वहां जो सेंधमारी है वो आज के वक्त बीजेपी जिस तरीके से कर रही है उसका फायदा बीजेपी को स्पष्ट मिलेगा। चलिए फिर भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला, देखिए त्रिकोणीय कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है एज इज बीजेपी, सेकंड इज इनेलो एंड थर्ड इज कांग्रेस। ठीक है, अलग अलग राय हैं सभी विशेषज्ञों की, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला तो यहाँ जरूर हो ही सकता है। भूपेंद्र हुड्डा अगर इमोशनल कार्ड खेल के वोटर को अपने पक्ष में लुभाने में कामयाब रहे तो शकुंतला खट्टक यहां से फिर जीत सकती हैं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महम विधानसभा की। चौबीसी के चबूतरे के नाम से मशहूर महम हल्के का अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है। यहां कभी इनेलो की तूती बोल दी थी तो अब कांग्रेस लगातार जीत दर्ज कर रही है। महम हल्के से 4 बार कांग्रेस, 2 बार आजाद, 2 बार लोकदल, एक बार जनता पार्टी और 1 बार समता पार्टी भी यहां से जीती है। 2005 से ही कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी यहां विधायक हैं और सरकार में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। एक बार फिर वो कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है तो इनेलो छोड़कर शमशेर सिंह खरकड़ा बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। इनेलो के महंत सतीश दास को टिकट दिया है तो पहले बीजेपी का टिकट मांग रहे सौरभ फरमाना ने हताश होकर हजका व हरियाणा जनचेतना पार्टी के टिकट पर यहां ताल ठोक दी है। टक्कर कांटे की है, लगभग 1,65,000 के करीब यहां वोटर हैं। जाट वोटर सर्वाधिक है, इसके अलावा ब्राह्मण, दलित, बनिया, पंजाबी वोटर भी बहुतायत में है। महम में ज्यादातर खाप पंचायत और जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है और ज्यादातर जाट नेता ही यहां से जीत कर आते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं वीरेंद्र? देखिए महम जो है कभी से चौधरी देवीलाल के साथ रहा है और वहां से जो है उनके मनपसंद या जिनको भी उन्होंने टिकट दिया वो जीत के आए हैं। लेकिन सन 91 में जो महम कांड हुआ जिसके बाद जो बड़ा चर्चित भी रहा और जिसने हरियाणा के माथे पे एक बदनामी का कलंक भी लगाया, उसके बाद स्थितियां बदली हैं और वहां कांग्रेस ने काफी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब 2009 का चुनाव है, उसमें ये चर्चा आम थी, हम लोग सभी पैनलिस्ट मानते हैं कि भाई दांगी की महम से जो अपना आनंद सिंह दांगी है उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है। तो मुख्यमंत्री हुड्डा ने वही इमोशनल कार्ड खेल के कि भाई ये आप दांगी को वोट नहीं कर रहे, आप मुझे वोट कर रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से 5-1 हजार वोटों से जीते थे। लेकिन 2009 काफी पीछे छूट गया। 2014 में महम से आनंद सिंह दांगी का इतना विरोध नहीं है जितना 2009 में उनकी चर्चा थी। ठीक है, आज वो मतलब एक विनिंग एज पे हैं जहां तक मेरा मानना है। और इनेलो का क्योंकि परंपरागत वोट बैंक था शुरू में, लेकिन बाद में 91 के बाद काफी खिसक गया। लेकिन इनेलो ने जो है एक काम बड़ा मतलब दिलचस्प या रोचक किया है कि उन्होंने जो बाबा सतीश दास हैं उनको टिकट दिया है। वो जाति से ब्राह्मण है और साधु भी हैं। हाँ। तो नेचुरल है कि लोग उनका सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकते, ना कोई आरोप है ना आक्षेप है। हाँ। तो एक बड़ा मतलब जो है ना करामाती एक कैंडिडेट उन्होंने वहां से उतारा है और इस वजह से उनके साथ हाँ भीड़ भी है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं वहां 7-8 गांव के जो प्रभाव है या पूरे और महम क्षेत्र में जहां प्रभाव उनका, महिलाएं तो ये कहते हैं हम तो बाबा के भक्त हैं और बाबा के चेले हैं तो हम तो वही वोट करेंगे। तो इस तरह की भी जो है समीकरण है, उस वजह से इनेलो वहां थोड़ा फाइट में है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री का इलाका है, विकास की भी बात है, चौधर की भी बात है, सारी बातों को देखते हुए वहां काम भी हुए हैं और दांगी साहब का इतना विरोध भी नहीं है अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग एज जो है वो आनंद सिंह दांगी के पक्ष में है। और तीसरा जो शमशेर सिंह खरकड़ा जो पिछली बार जो है बड़े कम मार्जिन से वहां से हारे थे, लेकिन उनके साथ एक जो है यूं लगा लीजिए कि उनका जो थोड़ा सा दल डाउनफॉल कह लीजिए, दल बदल जाना, पहले वो उधर अपना इनेलो में गए, फिर अब भाजपा में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे भी और उनके बारे में ये भी कहा गया कि भाई पैसे के दम पे वो शायद कुछ मैनेज करके टिकट लेके आए हैं। हाँ। और फिर महम में जो है बीजेपी का अपना जनाधार इतना नहीं रहा है, वो इनेलो और कांग्रेस हमेशा वर्सेस रहा है। अगर अपना वोटर ही बचा पाए तो कहीं ना कहीं जाट बहुल इलाका है, पंचायत का भी वहां प्रभाव, महम का जो 24 का चबूतरा वो भी काफी फेमस रहा है। तो इस तरह से फैसले होते रहे हैं। तो बीजेपी के लिए वहां खरकड़ा जी हैं जो वो किस लेवल पे ले पाते हैं अपनी पार्टी को और खुद को, ये चुनौती जो पूर्ण कार्य है भाजपा के लिए। और मेरा मानना है दांगी जो है यहाँ विनिंग एज में। भटनागर साहब आप क्या समझते हैं? महम विधानसभा में जैसा भी वीरेंद्र जी कह रहे थे, शमशेर खरकड़ा जी के लिए तो मुसीबतें ही मुसीबतें खड़ी हुई हैं। अच्छा, शमशेर खरकड़ा कौन सा वोटर लेके जाएंगे? क्या जो उनका सिर्फ अपना खुद का वोटर है? उनका अपना बीजेपी का आधार तो जो लास्ट टाइम जो पिछली बार उनको वोट मिला था और बहुत लोएस्ट मार्जिन से वो चुनाव आ रहे थे, इस बार वो उनका वोट इनेलो में जाने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का तो बिखर चुका है। और उसके साथ साथ बलराज कुंडू जी वहां पर जिन्होंने अभी अटकामा जी हैं, उन्होंने अभी पीछे ज्वाइन की थी, सौरभ फरमाना जी ने ज्वाइन की थी। महम में तो ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी में नेताओं की बाढ़ आ चुकी है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टिकटों का आवंटन हुआ, टिकटार्थी घोषित होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता सब सरकने लगे। आज जो बलराजा टिकामा जी उनकी भी एक अच्छी पकड़ है। अब वो कितना साथ देते हैं शमशेर खड़ा जी को जिताने के लिए, बहुत बड़ा बीजेपी के लिए कम से कम एक अहम मुद्दा है। वीरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय जो पिछली बात 2009 के चुनाव में आनंद सिंह दागी जी का भयंकर विरोध था और उसके बावजूद वो 5000 वोटों से जीते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज जो पीछे रेलवे का सर्वे हुआ है कि महम से ट्रेन निकलेगी, उसका बेनिफिट भी वो ले सकते हैं। मतलब उन्हें सरकार का और चौधर का और खुद उनके बिल्कुल पूरा फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलता और सतीश दास जी, जो महंत सतीश दास जी है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो बैनी बेल्ट है पूरी 12 गाँव की, वो उनकी भगत है, वो वहां पे उनके सेवक हैं, वो आते रहते हैं। तो वो 12 गाँव लगभग एक तरफा से वोट जाने का, प्लस इनेलो का वोट बैंक है वहां पर। चलिए कुलदीप, आप क्या समझ रहे हैं इस पूरे, क्योंकि शमशेर खरखड़ा की खास तौर पर देखा जा रहा है इस बार उनका खुद का वोटर तो उनके साथ माना जा रहा है, उनके गांव और गोहान का जो भी वोटर है, उसके अलावा क्या स्थिति? देखिए अरुण जी, बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है शमशेर खरखड़ा को। थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी को समझने की जरूरत है कि जिस पार्टी में वो आए हैं वो पार्टी कहीं ना कहीं मुकाबले में आती रही है। एक तरफा मुकाबला कभी भी महम में नहीं हुआ है। आप देखिएगा कि पिछली बारी वो करीबन 7000 आनंद सिंह दागी 7000 वोटों से जीते हैं, और इस पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम जो मार्जिन था वो जीत का, वो आनंद सिंह दागी का था। तो हम इसको नकार नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है कि जो एक एस्पिरेशन जनता की होती है, वो एस्पिरेशन भी देखनी होती है। हर बारी जो है चौधर के नाम पे नहीं आ सकता कुछ भी। जाहिर सी बात है कि जो सेंटर में जो हो रहा है उसको लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और महम में समस्याएं बहुत हैं। आप जाके देखिए, रोड्स की जो है सफाई की बहुत बड़ी समस्या महम के अंदर है, तो उसको भी लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि शमशेर खरखड़ा को बिल्कुल हम लोग अंडर एस्टिमेट करके ना देखें। ठीक है। यहां पे मुझे जो लगता है कि जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी तीनों के बीच में मुझे लगता है। लेकिन महंत सतीश दास क्या कुछ कमाल के, क्योंकि ऐसी वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि उनके साथ भीड़ जबरदस्त जुट रही है। देखिए जैसे एक अलग ऑरा है। वीरेंद्र जी ने कहा कि ये जो महम इलाका है सारा चौधरी देवीलाल का था, और महम कांड के बाद थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। तो इसका बेनिफिट जो महंत सतीश दास है वो लेके जाएंगे। और जैसे नौरतामल जी ने बोला कि जो 12 गांव की जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं इनकी भगत है, और इनेलो का जो कार्डर जो वोटर है जो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है, वो वहां पे काफी सशक्त है, खासकर इस इलाके में। आसपास के गांव जो भी हम देखेंगे, बहु अकबरपुर या आगे महम की तरफ निकल जाए, अजायब की तरफ निकल जाए, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है। और यही दोनों चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि आनंद सिंह दागी को चैलेंज करेंगे। तो बहुत आसानी से वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। उन्हें भरपूर टक्कर मिलेगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कहीं लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर पाए तो अब देखेंगे दीपेंद्र जी काफी बारी जा रहे हैं, तो कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आईएनएलडी यहाँ पे लीड में है, मुझे जो लगता है। एक्चुअली अरुण जी, महम विधानसभा के बारे में मोखरा, मदीना और निंदाना, ये सबसे बड़े गांव है। निंदाना गांव और उसके साथ लगते फरमाना पे इस टाइम सौरभ फरमाना जी का, जो कि वहां से रिपोर्टें आ रही है, उसके हिसाब से लग रहा है कि वहां पर उनका कब्जा है। ठीक है, मुझे ये तीनों गांव परंपरागत रूप से आईएनएलडी के गांव माने जाते हैं, और इन्हीं की वजह से वहां के जो भी बाली पहलवान जीतते आते थे वो यही होते। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो गांव है किस हद तक आईएनएलडी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। जोगिंदर, क्या समझते हैं आप, क्या आनंद सिंह दांगी के खिलाफ जितने भी प्रत्याशी हैं, अपना अपना रसूख तो इनका है, क्या इससे वोटर बट जाएगा, या फिर कहीं एक ही आनंद सिंह दांगी के खिलाफ कहीं एक जगह पर वोटर इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अरुण जी, मैं अपने पैनलिस्ट से अलग एक बात और करने जा रहा हूँ। हाँ जरूर। सोनिया गांधी की एकमात्र रैली महम में करवाई गई। हाँ। कहीं कहीं डर दिखाई दे रहा था। हाँ। पूरे रोहतक में कोई एक रैली, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली ऐसी जगह पे करवाई जाए, हल्का स्तर पर एक रैली करवाई, और उस रैली का जो मीडिया में बात जो चर्चा हुई, संदेश हुई, वो बहुत अच्छे से संदेश नहीं गए। नहीं भीड़ की वजह से, नहीं कोई उस रैली की बाद में कोई ऐसी चर्चाएं जो आनंद दांगी की लहर को मजबूत कर पाए, ऐसा कोई भी प्रचार उस रैली का नहीं गया। एक बात। दूसरी बात, जो फरमाना बड़ा गांव है, और फरमाना पहले जब बाली चुनाव लड़ते थे तो फरमाना जाता था, लेकिन वैसे फरमाना में आज की स्थिति में फरमाना का अगर ज्यादा नुकसान है तो आनंद सिंह दांगी जी को है। ठीक, फरमाना का ज्यादा नुकसान आनंद सिंह दांगी को। और जब तक सतीश दास जी को टिकट नहीं मिली थी तो जो महम की स्थितियां थी, महम की चर्चाएं थी, वो अलग तरह की चर्चाएं थी। जैसे ही महंत सतीश दास जी को वहां पे टिकट इनेलो ने दी, तो उसके बाद महम में एकदम से परिस्थितियां बिल्कुल
बदली है, बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी हुई हैं। शमशेर खरखड़ा जी के साथ क्या दिक्कत है कि महम में जिस ढंग से बीजेपी का एक प्रचार चला और इतने टिकटार्थी आए, इस ढंग से ऐसे सौरभ फरमाना आए या चाहे मतलब रमेश बलारा थे या जितने भी लोग थे, बलराज अडगामा थे, और आप देखें कि शमशेर खरखड़ा के चुनाव में कोई भी आपको वहां पे दिखाई नहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो जो इनेलो का परंपरागत वोट बैंक, पिछली बार भी राजवीर सामने को हम देख लें वहां पे, तो वो भी 20,000 से ज्यादा वोट ले जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो अगर मान लो अगर ये स्थिति होती है, अगर इनेलो अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने में सक्षम रहती है, ठीक है, और सतीश दास जी के साथ वो इनेलो का इंटैक्ट वोट बैंक चला जाता है, और जो 12 गांवों में और जो महम में प्रॉपर महम में जो सतीश दास जी की जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, अगर वो आस्था कहीं ना कहीं प्रभावी हो रही है, वो चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सतीश दास जी और आनंद दांगी के बीच में वहां पे कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की चौधर को क्योंकि आनंद दांगी एक बात और कर दूं, आनंद दांगी हरियाणा के एकमात्र ऐसे हैं कि जहां पे कभी भी मतलब उनका ये मान लिया जाए कि उनका एक जो वोट बैंक है 25-30 हजार वोट है, वो एकमात्र ऐसे विधायक कुछ लोग ही हरियाणा में जिनका, क्योंकि वो इनेलो के टाइम पे व्यक्तिगत काम करवाए, उनका व्यक्तिगत अपोज और अनअपोज एकमात्र ऐसे जिनका सबसे ज्यादा अपोज और सबसे ज्यादा अपोज है हरियाणा में। ठीक है, एक छोटी सी बात जोड़ना संक्षेप में थोड़ा सा। लोकसभा चुनाव में वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कैंडिडेट काफी बड़े मार्जिन से लीड लेके निकले थे। ये बात भी आनंद सिंह दांगी के पक्ष में जाती दिखाई देती है। और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई रैली के बारे में, इन्होंने जो अपना एंगल बताया वो कुछ और है, लेकिन कुछ और हमें जो एज ए मतलब आप लगा लीजिए मीडिया पर्सन हमें जो सुनाई दिया कि भी कांग्रेस ने वहां रैली इसलिए कराई है कि कांग्रेस का अपना लोकसभा में तो काफी जो बहुत भारी नुकसान हुआ, तो ये डर था कि महम में अगर हम रैली कराएंगे तो जो परंपरागत कांग्रेस सपोर्टर है वो भीड़ जुटा पाने में सक्षम होंगे, और इस वजह से वहां रैली कराई गई। एक अच्छी इमेज जाएगी, एक अच्छी इमेज जाएगी, ये कारण। चलिए ठीक है, कई अलग अलग कारण हैं, कई अलग अलग कारक हैं। महम विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिस तरीके की बातें हैं, शमशेर खरखड़ा, सौरभ फरमाना, महन सतीश दास सब टक्कर दे रहे हैं आनंद सिंह दांगी को। चौधर बचाने में यहां से कितने सफल होंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह क्षेत्र किलोई विधानसभा क्षेत्र के बारे में। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।